है जिसने शिखर जीता छुआ, है जिसने शिखर जीता छुआ, तुम कदम उसके नापना। जो वृक्ष फल लादे खड़ा है, तुम उसके जड़ों को आंकना। जिसने शिखर जीता छुआ, तुम कदम उसके आंकना। जो वृक्ष फल लादे खड़ा है, तुम उसके जड़ों को नापना। वो पग कितने घिस गए हैं मुश्किलों को साधने में, वो पग कितने घिस गए हैं मुश्किलों को साधने में। वो टहनियां कितनी ढा गई हैं उन फलों को लादने में। आपने उनको खड़े देखा, गिरते कभी देखा नहीं। आपने उनको खड़े देखा, गिरते कभी देखा नहीं। पास आकर पूछ कभी, क्या सच में कभी गिरे नहीं। वो जीत सच्ची है नहीं जो कभी हारा नहीं। वो जीत सच्ची है नहीं जो कभी हारा नहीं। स्वागत है आपका आज लक्ष्य के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। ज्योग्राफी के टेस्ट सीरीज में आज ये क्लास नंबर 4। बच्चे ध्यान दीजिएगा, अगर आप किसी फेलियर के शिकार हैं, अगर आप इस सिस्टम के शिकार हैं, अगर आप किसी ताने के शिकार हैं, त्याग दीजिए, जुट जाइए अपने मंजिल की तरफ। मत देखिए, जब मंजिल की बात हो किसी की मत सुनिए, जुट जाइए। दुनिया को कहने दीजिए। किसी ने बहुत प्यारा शब्द कहा है कि हार गए तो चिंता क्या है, इन हारे सिक्कों को इतना गिनता क्या है। हार गए तो चिंता क्या है, इन हारे सिक्कों को इतना गिनता क्या है। बस एक जीत के आगे, बस एक जीत के आगे इन हारे सिक्कों का बजते रह जाना तय है। इन काली रातों का ढल जाना तय है, रातों का फिर से आना, सुबह का फिर से आना तय है। इन काली रातों का ढल जाना तय है। बेटा बस एक जीत, एक जीत, और बाकी सब की दुनिया चुप। लगे रहिए, छोड़ना नहीं है। सवाल यह है कि जब आपको दुनिया ताना मारने लगे, जब आपको लोग कोसने लगे, समझ जाइए वही ठहरने का समय है, वहीं ठहर जाइए, लग जाइए अपने मंजिल की तरफ। आइए अपनी टेस्ट सीरीज शुरू करते हैं हम लोग। देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, ये टेस्ट सीरीज नंबर 4 ज्योग्राफी की सीरीज है। मैंने जैसे वादा किया था लगभग 6 क्लासों में ज्योग्राफी की सीरीज पूरा कर दूंगा मैं आपके लिए। पहला सवाल, सवाल नंबर फर्स्ट, निम्नलिखित में से वह राज्य या संघ क्षेत्र कौन सा है। निम्नलिखित में से वह राज्य या संघ क्षेत्र कौन सा है जिसमें कोई भी अभिज्ञात जनजाति समूह नहीं है, जिसमें कोई भी जनजाति समूह नहीं है। बच्चे ये सवाल आपसे पूछा जा रहा है ट्राइबल का। ट्राइबल जनजाति समूह नहीं है बेटा। जी हाँ, भील जनजातियां पाई जाती हैं कहाँ पर, छत्तीसगढ़ में, यहाँ पर हैं बच्चा। ये भारत की सबसे बड़ी जनजाति है, सबसे बड़ी जनजाति भील समूह है। भील कहाँ पाई जाती है, छत्तीसगढ़ में। बच्चे महाराष्ट्र में भी जनजातियां, भील जनजातियां बच्चे महाराष्ट्र में भी पाई जाती हैं, और बच्चे कर्नाटक में भी जनजातियां पाई जाती हैं, बस हरियाणा में नहीं पाई जाती। हरियाणा और जो संघ शासित प्रदेश है वहाँ दिल्ली बेटा, इन क्षेत्रों में कोई भी जनजाति जो ज्ञात हो, ऐसी कोई जनजाति इन क्षेत्रों में निवास नहीं करती है। उत्तर प्रदेश में जो जनजाति निवास करती है उसका नाम क्या है, थारू। उत्तर प्रदेश में जो जनजाति निवास करती है उसका नाम क्या है बच्चे, थारू। और ये उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश में पाई जाती हैं। यही जनजातियां दिवाली के दिन बच्चे क्या मनाती हैं, शोक मनाती हैं। हिमाचल प्रदेश में बेटा एक जनजाति पाई जाती है। हिमाचल प्रदेश में जो जनजाति पाई जाती है उन्हें गुज्जर कहते हैं बेटा। क्या कहते हैं, गुज्जर। ये ऋतु प्रवासी जनजातियां होती हैं, गुज्जर। पूर्वोत्तर भारत में बेटा कुछ जनजातियां हैं। अभी जनजातियों पर सवाल आगे और आएंगे तो हम लोग वहां उस पर चर्चा करेंगे। देखिए अगला सवाल ये है, भारत निम्नलिखित में से किस एक क्षेत्र से सीखकर तंबाकू व कस्वा का अनानास की खेती करना शुरू किया था। बेटा पूछ रहा है कि निम्नलिखित में इनमें से किसके द्वारा भारत में जो है तंबाकू की खेती की शुरुआत किया गया है और अनानास की। तंबाकू और अनानास की खेती की शुरुआत किसके द्वारा इनमें से किया गया है बच्चे। देखिए जो पुर्तगाली हैं बेटा, पुर्तगालियों द्वारा, अब आपको याद, अगर पुर्तगालियों द्वारा बच्चे 17 मई 1498 को पहला पुर्तगाली यात्री, 17 मई 1498 को पहला पुर्तगाली यात्री कौन, काली कट पर कौन पहुंचा था, काली कट पर कौन, वास्को डिगामा।
कौन बेटा? वास्को डिगामा। वास्को डिगामा की स्वागत किसने किया? जमोरिन। किसने किया? जमोरिन द्वितीय ने। इन्होंने क्या किया? स्वागत। वास्को डिगामा के बाद बेटा एक यात्री आएगा जिसका नाम क्या होगा? अल्बर्ट पेड्रेजा। और 1502 में बेटा वास्को डिगामा पुनः भारत आएगा और 1503 में बेटा पुर्तगालियों की पहली फैक्ट्री केरल के कहाँ स्थापित होगी बेटा? कोचिन में। उसके बाद 1505 में पुर्तगालियों की दूसरी फैक्ट्री स्थापित होगी कहाँ पर? केरल के कुन्नूर में। और इन्हीं फैक्ट्रियों को बच्चे इन्हीं फैक्ट्रियों को चलाने के लिए भारत में आएंगे क्या? वायसराय। इतिहास में हम लोग इनका चर्चा करेंगे यूरोपीय आगमन में। देखिए यहां कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक? तो बेटा जब पुर्तगाली आए थे तो भारत में बहुत कुछ लेकर आए भी थे, जैसे भारत का पहला ईसाई न्यायालय। भारत का पहला ईसाई न्यायालय की शुरुआत बच्चा गोवा में किसने किया? पुर्तगालियों ने। बच्चे भारत में पहला चर्च सेंट जेवियर चर्च की स्थापना किसने किया? पुर्तगालियों ने। पुर्तगालियों ने ही बच्चे भारत में लेकर आए थे, इन्हीं के द्वारा क्या लाया गया था? मक्का। पुर्तगालियों के द्वारा भी बच्चे लाया गया क्या? तंबाकू। इन्हीं के द्वारा बच्चे क्या लाया गया? आलू। इन्हीं के द्वारा बच्चे क्या लाया गया? शकरकंद। शकरकंद जिन्हें आप गंजी कहते हैं। इन्हीं के द्वारा पुर्तगालियों के द्वारा बच्चे लाया गया क्या? पपीता। इन्हीं के द्वारा पपीता लाया गया। इन्हीं के द्वारा बच्चे अनानास लाया गया। इन्हीं के द्वारा अनानास। इन्हीं के द्वारा लाया गया था लीची। इन्हीं के द्वारा लीची लाया गया था। इन्हीं के द्वारा बच्चे काजू लाया गया था। पुर्तगालियों द्वारा ही बेटा काजू लाया गया था। इन्हीं के द्वारा बादाम और संतरा ये भारत में कौन लाए थे? पुर्तगाली। बेटा मक्का भारत में तो लाए हैं पुर्तगाली। मक्का बच्चे भारत में तो लाए हैं पुर्तगाली, लेकिन ये मूल रूप से बेटा कहाँ का पौधा है? ये यूएसए का पौधा है। मक्का बेटा मूल रूप से यूएसए का पौधा है। इसका जो मूल रूप से है यूएसए का पौधा। यूएसए में बेटा एक शीतोष्णकटिबंधीय घास के मैदान हैं जिनका नाम पेरी है। वही पेरी घास के मैदान को दुनिया का मक्का का बेल्ट कहा जाता है। ये कहाँ पर है? यूएसए में। दुनिया में मक्का उत्पादन में सबसे अग्रणी राज्य बेटा कौन सा है? मक्का उत्पादन में बेटा सबसे अग्रणी राज्य कौन सा है? यूएसए है। भारत में बेटा मक्का उत्पादन में सबसे अग्रणी राज्य कौन सा है बच्चे? कर्नाटक है। कौन सा राज्य है? कर्नाटक। मक्का बच्चे दोहरे उद्देश्य से बोया जाने वाला फसल है। चारागाह फसल है प्लस खाद्यान्न फसल है। मोटे अनाजों में सबसे ज्यादा खाया जाने वाला फसल है मक्का। मक्का से बेटा बायोडीजल और ग्लूकोज भी बनाया जाता है। मक्का से बायोडीजल और ग्लूकोज भी बनाया जाता है। तो इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब क्या होगा? पुर्तगाली। इसका सही जवाब क्वेश्चन का क्या है? पुर्तगाली। तो ये जो क्वेश्चन है ये किसके द्वारा लाया गया है? पुर्तगालियों द्वारा। तंबाकू याद रखिएगा बच्चा, मक्का, तंबाकू, आलू, पपीता, अनानास, लीची, बादाम, काजू, संतरा, शकरकंद ये लाया गया है किसके द्वारा? भारत में। किसके द्वारा? पुर्तगालियों द्वारा। जहांगीर के शासनकाल से बच्चा भारत में तंबाकू की खेती की क्या हुआ है? शुरुआत हुआ है। अगला सवाल देखिए, ये सवाल है निम्नलिखित में से कौन सी, निम्नलिखित में से वह कौन सी नदी है, निम्नलिखित में से वह कौन सी नदी है जो एक भ्रंश घाटी रिफ वैली से होकर बहती है? देखिए बच्चा, गोदावरी नहीं। गोदावरी बच्चे कहां से निकलती है? गोदावरी बेटा निकलती है पश्चिमी घाट में। पश्चिमी घाट में बच्चा कहां से? महाराष्ट्र से। पश्चिमी घाट में कहां से निकलती है? महाराष्ट्र से। किस जिले से बच्चे ये निकलती है? ये नासिक से निकलती है। किस पहाड़ी से निकलती है बेटा? त्र्यंबक पहाड़ी। ये कौन सी पहाड़ी है? त्र्यंबक पहाड़ी। गोदावरी बच्चा 1465 किलोमीटर लंबी प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी एवं लंबी नदी है। गोदावरी को बच्चे कहते हैं वृद्ध गंगा। गोदावरी को वृद्ध गंगा या इसे कहते हैं दक्षिण की गंगा। गोदावरी को वृद्ध गंगा या कहा जाता है बच्चे क्या? दक्षिण की गंगा। गोदावरी को वृद्ध गंगा। गोदावरी की सहायक नदियां हैं बच्चे पंचगंगा, पंचगंगा, दूधगंगा, पंचगंगा, दूधगंगा, पंचगंगा, दूधगंगा, मंजरा, मंजरा, प्राणहिता, प्राणहिता, सबरी, शबरी, सबरी, सुलरी, पूर्णा, ये गोदावरी की नदियां हैं। ज्योग्राफी की फाउंडेशन क्लास में ये सब हम लोग पढ़ेंगे। कृष्णा, कृष्णा बच्चे पश्चिमी घाट में निकलती है महाबालेश्वर से।
कहाँ से? महाबलेश्वर से। गोदावरी बच्चे गिरती कहाँ पर है? गोदावरी गिरती है कहाँ पर? बंगाल के खाड़ी में। आंध्र प्रदेश में बहने के बाद कहाँ गिर जाती है? बंगाल के खाड़ी में। कृष्णा भी बच्चे आंध्र प्रदेश में बहने के बाद कहाँ गिरती है? बंगाल के खाड़ी में। कृष्णा प्रायद्वीपीय भारत की क्या है? दूसरी सबसे बड़ी नदी है। गोदावरी और कृष्णा का डेल्टा, जो गोदावरी और कृष्णा का डेल्टा है बच्चे, ये भारत की दूसरी सबसे बड़ी डेल्टा है। अगर आप गोदावरी और कृष्णा का देखोगे तो ये निकलेगी गोदावरी, ये निकलेगी कृष्णा, बीच में बच्चे पड़ेगा मसूलीपट्टनम, ये कहलाएगा मोर पंखाकार डेल्टा। मोर पंखाकार डेल्टा, और यही मोर पंखाकार डेल्टा यहीं से निकलेगी क्या? यही भारत का दूसरा सबसे बड़ा डेल्टा है। भारत की सबसे बड़ी डेल्टा, भारत की सबसे बड़ी डेल्टा बनाती है गंगा ब्रह्मपुत्र सुंदरबन डेल्टा, जो दुनिया की क्या है? सबसे बड़ी डेल्टा है। महानदी बच्चे छत्तीसगढ़ में सिहावा पहाड़ी के निकट, छत्तीसगढ़ में सिहावा पहाड़ी के निकट महानदी का उद्गम होता है बच्चे पलमू जिले से। इसे क्या कहा जाता है? इसे उड़ीसा का क्या कहा जाता है बच्चे? शोक। जोक और तेल, जोक और तेल, मांडवा, जोक और तेल, मांदा, इसकी क्या है? सहायक नदियां हैं। नर्मदा बच्चे निकलती है मध्य प्रदेश में, एक चोटी है जिसका नाम है अमरकंटक। मध्य प्रदेश में बेटा एक चोटी है जिसका नाम क्या है? अमरकंटक। ये अमरकंटक चोटी, अमरकंटक चोटी बेटा किसकी सहायक नदियों में से? अमरकंटक चोटी किसकी सबसे ऊंची चोटी है? तो अमरकंटक चोटी बेटा, ये चोटी सबसे ऊंची चोटी है किसकी? ये चोटी है मैकाल पहाड़ी की, मैकाल पहाड़ियों की। यहीं से बच्चे नदी निकलती है नर्मदा। मैं नर्मदा का स्ट्रक्चर आपको दिखाता हूं। यहां है बच्चे, ये है भारत, और जब आप यहां देखेंगे इस वाले एरिया में तो यहां एक श्रेणी आपको दिखाई देगी। यहां पर ये श्रेणी का नाम है बेटा विंध्य श्रेणी, और विंध्य श्रेणियों के नीचे आपको एक श्रेणी मिलेगा यहां पर, और इस श्रेणी का नाम लिखा मिलेगा बेटा क्या? सतपुड़ा। इसका नाम मिलेगा क्या? सतपुड़ा। और विंध्य और सतपुड़ा के मध्य बच्चे, विंध्य और सतपुड़ा के मध्य यहीं पर मैकाल पहाड़ियों की अमरकंटक है, और यहीं से नदी निकलेगी बच्चे क्या? नर्मदा। यही नर्मदा नदी बच्चे 13-12 किलोमीटर लंबी खंभात की खाड़ी, खंभात की खाड़ी, खंभात की खाड़ी में गिरने वाली क्या है? सबसे बड़ी नदी है। खंभात की खाड़ी में रिफ वैली बेटा दो पर्वतों के मध्य बहती है। रिफ वैली भ्रंश घाटी से बच्चे नर्मदा प्रवाहित होती है। भारत की सबसे बड़ी पश्चिम वाहिनी नदी है कौन सी? नर्मदा। इसके ठीक नीचे बेटा मध्य प्रदेश में एक पहाड़ी मिलेगा आपको जिसका नाम मिलेगा बच्चे क्या? अजंता। कौन सी पहाड़ी? अजंता। और अजंता के बीच एक नदी बहेगी बच्चे, और इस नदी का नाम क्या होगा? ताप्ती। ताप्ती गुजरात के सूरत में बहने के बाद खंभात की खाड़ी में गिर जाएगी कौन सी नदी? ताप्ती। तो ये क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा? नर्मदा। कौन सी नदी बच्चे? नर्मदा। अगला सवाल, कह रहा निम्नलिखित में से वह कौन सा राज्य है जो गेहूं की खेती नहीं करता? वह कौन सा राज्य है जो गेहूं की खेती नहीं करता? बच्चे गेहूं है एक, गेहूं है बच्चे एक उष्णकटिबंधीय फसल। गेहूं है एक उष्णकटिबंधीय फसल। गेहूं एक उष्णकटिबंधीय फसल, सॉरी, गेहूं बेटा एक शीतोष्णकटिबंधीय फसल है। शीतोष्णकटिबंधीय फसल है। मौसम के आधार पर बच्चे ये रबी की फसल है। रबी की फसल किन्हें कहते हैं? जिन्हें अक्टूबर नवंबर में बोया जाए और बेटा क्या काम किया जाए? मार्च अप्रैल में क्या कर लिया जाए? काट लिया जाए। उन्हें रबी की फसल कहते हैं। चीन के बाद भारत गेहूं उत्पादन में दूसरे स्थान पर है बच्चे। गेहूं शीतोष्णकटिबंधीय फसल है। इसकी अच्छी उपज के लिए 50 से 75 सेंटीमीटर बेटा वर्षा की आवश्यकता होती है। इतना रेनफॉल चाहिए आपको। और बच्चे टेम्परेचर चाहिए 10 से 15 डिग्री सेल्सियस। इसके लिए क्या चाहिए? टेम्परेचर चाहिए। तो गेहूं बच्चा किसकी फसल है? शीतोष्णकटिबंधीय। और आप जानते हैं कि कर्क रेखा के नीचे वाला भारत कैसा होता है? उष्णकटिबंध। तो कर्क रेखा के नीचे वाले भारत में गेहूं की फसलें बहुत कम होंगी। तो इनमें से कौन सा राज्य है जो गेहूं की फसल नहीं करेगा? बच्चे कर्नाटक करता है, जी करता है, महाराष्ट्र करता है, पश्चिम बंगाल भी करता है, तमिलनाडु बेटा, तमिलनाडु गेहूं की खेती नहीं करता क्योंकि कोरोमंडल तट पर लौटते हुए मानसून से वर्षा होती है। यहाँ पर बच्चे चावल की खेती की जाती है। और तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल में बच्चे
तीनों मौसम में, रबी, खरीफ और जायद, तीनों मौसम में चावल की खेती किया जाता है। तो सही जवाब क्या होगा? तमिलनाडु। दक्षिण भारत वाले तभी बेटा सांभर, इडली, डोसा, मछली, भात यही सब खाते हैं, क्योंकि वो चावल है बेटा उष्णकटिबंधीय फसल, चावल उष्णकटिबंधीय फसल है। आगे, असम राज्य का नाम उस जनजाति के नाम पर रखा गया था। असम राज्य का नाम उस जनजाति के नाम पर रखा गया था जिसने क्षेत्र को जीता था, जिसने उस क्षेत्र को जीता था। यह कबीला कहां से आया था? यह कबीला बच्चे कहां से आया था? तो जो असम जनजातियों को जीतने वाले कबीला थे, ये कहां से आए थे? तिब्बत से आए थे। ये बच्चे कहां से आए थे? तिब्बत से आए थे। बर्मा लिखा हुआ बच्चा, बर्मा तो भारत का ही अंग था। इसे भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत क्या किया गया? भारत से अलग किया गया। अगला क्वेश्चन देखें। क्वेश्चन अटेंड कर लिया कीजिए, आप लोग अपने कॉपी पर आंसर टिक कर लिया कीजिए। देखिए, निम्नलिखित में से वह भारत का, निम्नलिखित में से वह राज्य कौन सा है जो गंधक सल्फर उत्पादन में सबसे अग्रणीय है? जो गंधक सल्फर उत्पादन में सबसे अग्रणीय है। बेटा, इनमें से जो सल्फर उत्पादन में सबसे अग्रणीय राज्य है वो क्या है? हरियाणा है। हरियाणा क्या है बच्चे? हरियाणा है। पंजाब पर हेक्टेयर उत्पादन में गेहूं और चावल उत्पादन में क्या है? सबसे अग्रणीय है। अगला सवाल है आपके सामने, कह रहा है भारत का पहला कॉटन मिल, कपड़ा मिल। बेटा, कॉटन यहां कपड़ा है। अगर आप कॉटन समझ लोगे तो कपास ही केवल समझ लोगे। वर्तमान में कपास, बेटा कपास, कपास को बच्चे स्वर्णिम सोना भी कहा जाता है। कपास एक उपोष्णकटिबंधीय फसल है। कपास एक उपोष्णकटिबंधीय फसल है और कपास उत्पादन में वर्तमान में सबसे अग्रणीय राज्य महाराष्ट्र है। इसके बाद गुजरात था, कुछ साल पहले गुजरात था बच्चे, लेकिन इस समय क्या है? महाराष्ट्र है। कपास की खेती के लिए बेटा सबसे अच्छी मिट्टी क्या होती है? कपास की खेती के लिए सबसे अच्छी मिट्टी क्या होती है? काली मिट्टी। काली मिट्टी को बेटा रेगुड़ मिट्टी भी कहते हैं, रेगुड़ मिट्टी भी कहते हैं काली मिट्टी को। और काली मिट्टी को बेटा कपासी मिट्टी भी कहते हैं, काली मिट्टी को कपासी मिट्टी भी कहते हैं। एग्जाम में आपके सवाल फंसेगा, यही सवाल फंसेंगे आपके एग्जाम में। जीडी, यूपीपी, यूपी पुलिस, यूपीएसआई, दरोगा जैसे एग्जामों में ये सवाल आपके एग्जाम में फंसेंगे। ये सवाल आपके एग्जाम में बार बार फंसेंगे। काली मिट्टी में बच्चा लौह अयस्क के तत्व पाए जाते हैं, जैसे लोहा, मैग्नीशियम, अल्मोनियम, जिसके कारण काली मिट्टी क्या दिखाई देती है? काली दिखाई देती है। आगे, काली मिट्टी क्या दिखाई देगी? काली। कह रहा निम्नलिखित में से वह राज्य या संघराज्य क्षेत्र, निम्नलिखित में से वह राज्य या संघराज्य क्षेत्र कौन सा है जिसमें अभिज्ञात जनजाति कोई समूह नहीं है? उड़ीसा में है, उत्तर प्रदेश में है, आंध्र प्रदेश में है, दिल्ली, अभी आपको बच्चे जैसे बताया था, दिल्ली में कोई भी अभिज्ञात जनजाति समूह नहीं है। कह रहा भारत निम्नलिखित में से किस गोलार्ध में स्थित है? भारत निम्नलिखित में से किस गोलार्ध में स्थित है? तो बच्चे अगर आप भारत का लोकेशन देखेंगे, बेटा भारत का लोकेशन देखिए अगर आप, तो भारत के दो तरीके से सवाल पूछे जा सकते हैं। ये बच्चा है 0 अक्षांश, ये है 0 अक्षांश रेखा, ये 0 अक्षांश रेखा है, और यहां दिखाई देगा बच्चे आपको क्या? भारत। यहां दिखाई देगा बेटा क्या? भारत, इस वाले एरिया में। तो 0 अक्षांश के ऊपर बेटा क्या है? उत्तरी गोलार्ध, और 0 अक्षांश के नीचे बच्चे क्या है? दक्षिणी गोलार्ध। तो अक्षांशीय दृष्टि से भारत किस गोलार्ध में? उत्तरी गोलार्ध में। अक्षांशीय दृष्टि से बेटा भारत किस गोलार्ध में? उत्तरी अक्षांश में या उत्तरी गोलार्ध में। ध्यान दीजिएगा बच्चे, कभी आपसे सवाल पूछे कि भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु, तो भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु बेटा कल वाले टॉपिक में था कन्याकुमारी। तो भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु किस अक्षांश पर स्थित है? 8 डिग्री 4 मिनट यानी यल, उत्तरी अक्षांश पर। ठीक से सुनिएगा, उत्तरी अक्षांश पर स्थित है। बच्चे गलती से आप दक्षिणी अक्षांश मत लगा दीजिए, क्योंकि जैसे आप दक्षिणी अक्षांश लगाएंगे तैसे आप क्या करेंगे? भारत के गोलार्ध ही पलट देंगे।
भारत का कोई भी स्थान अगर अक्षांशीय विस्तार पूछेगा तो किधर पड़ेगा? वो उत्तरी गोलार्ध में पड़ेगा। किधर पड़ेगा? उत्तरी गोलार्ध में, क्योंकि भारत किस अक्षांश में है? उत्तरी अक्षांश में है। अब बच्चे भारत का सबसे उत्तरतम बिंदु, भारत का सबसे उत्तरतम बिंदु ये क्या है? ये है बच्चे क्या? इंदिरा कॉल। ये है भारत का सबसे उत्तरतम बिंदु, इसका नाम क्या है? इंदिरा कॉल है। अब बेटा इंदिरा कॉल लद्दाख में है और ये कितने डिग्री पर है? ये 37 डिग्री 6 मिनट पर यानी पर। मतलब क्या? भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु 8 डिग्री 4 मिनट, कौन सा अक्षांश? उत्तरी अक्षांश। भारत का सबसे उत्तरतम बिंदु 37 डिग्री 6 मिनट क्या है? इंदिरा कॉल। लेकिन बच्चे ये तो मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु है। यहां पर बच्चे क्या है? ग्रेट निकोबार। यहां पर बेटा क्या है? ग्रेट निकोबार। और ग्रेट निकोबार में बच्चे, ग्रेट निकोबार में क्या स्थित है? इंदिरा पॉइंट। और इंदिरा पॉइंट भारत का क्या है? सबसे दक्षिणतम बिंदु है। तो ये कितने डिग्री पर स्थित है? ये 6 डिग्री 45 मिनट पर स्थित है। कितने डिग्री पर? 6 डिग्री 45 मिनट। और ये भी बच्चा किधर है? यानी उत्तरी अक्षांश। ये भी किधर है? यानी यानी आपको याद रखना है भारत का हर एक स्थान किधर पड़ेगा? उत्तरी अक्षांश पर। भारत का हर एक अक्षांश किधर पड़ेगा? हर एक स्थान उत्तरी अक्षांश पर। तो अक्षांशीय दृष्टि से बच्चा भारत उत्तरी गोलार्ध में है, जबकि बेटा आप देशांतरीय देखोगे तो यहां है बेटा 0 देशांतर रेखा, और यहां पड़ेगा बेटा आपको अपना प्यारा भारत। ये रहा अपना प्यारा भारत। तो बच्चे यहां से जब आप यहां से कोण बनाओगे, यहां से जब कोण बनाओगे, कितने डिग्री का ये कोण बनाओगे? ये कोण बनाओगे बच्चे 68 डिग्री 7 मिनट। किधर? ईएल। 68 डिग्री 7 मिनट ईएल। तो बच्चे गौर माता क्या हो जाएगा? शुरू। अब जरा ध्यान से देखिएगा, भारत का सबसे पश्चिमी बिंदु किस देशांतर पर? पूर्वी देशांतर पर। भारत का सबसे पश्चिमी बिंदु किस देशांतर पर? पूर्वी देशांतर पर। कहां पर? गुजरात में। कहां पर बेटा? गुजरात में। तो गुजरात किस देशांतर पर स्थित है? पश्चिमी देशांतर नहीं बेटा। कौन सा देशांतर? पूर्वी। लेकिन भारत के लिए क्या है? ये भारत के लिए सबसे पश्चिमी बिंदु है। भारत के लिए सबसे पश्चिमी बिंदु है। और यहीं से बेटा जब आप बनाओगे 97 डिग्री 25 मिनट का कोण, 97 डिग्री 25 मिनट, और ये भी किधर? पूरब। तो बच्चे अरुणाचल प्रदेश में। कहां पर? अरुणाचल प्रदेश में बच्चे। किस प्रदेश में? अरुणाचल प्रदेश में। एक स्थान पड़ेगा बेटा वालांगू या किबुथु। घबराना नहीं है सवाल में, पूरा पेपर सॉल्व करा के जाऊंगा आपको। जीडी में सिलेक्शन, यूपीपी में सिलेक्शन, आपको जीएस की टेंशन, आपको जीएस का जो जितने भी चिंताएं हैं सब मुक्त कर दीजिए, आप मेरे ऊपर छोड़ दीजिए। बस आप हमारे साथ बने रहिए, बस आप हमारे साथ बने रहिए, आप हमारे साथ बने रहिए। जीएस की सारे मैं आपको जीएस की डर से मुक्त कर दूंगा। बस आप हमारे साथ जीएस में बने रहिए, पूरे नंबर आपको दिलाऊंगा। 25 क्वेश्चन, अगर जीएस के जितने क्वेश्चन आए आपके पेपर में, मैं पूरी सिलेबस जो जीडी का दिया हुआ है उसको पूरा कवर करने का प्रयास करूंगा। देखिए सब्जेक्ट तो आपको 4-5 में कराऊंगा आपको पूरी सिलेबस कवर कराऊंगा। एग्जाम में आपके सवाल ये फंसेंगे, बस पढ़िए आप। देखिए वालांगू या किबुथु, ये जो वालांगू या किबुथु है यही बेटा भारत का क्या हो जाएगा? सबसे पूर्वी बिंदु। यही भारत का सबसे पूर्वी बिंदु हो जाएगा। ये पूर्वी बिंदु भी किस देशांतर पर? पूर्वी देशांतर पर। भारत का पश्चिमी बिंदु भी किस देशांतर पर? पूर्वी देशांतर पर। अब जरा ध्यान दीजिए बच्चा, ये है भूमध्य रेखा। तो अक्षांशीय दृष्टि से भारत किस गोलार्ध में? उत्तरी गोलार्ध में। अब देशांतरीय दृष्टि से भारत किस गोलार्ध में बेटा? पूर्वी गोलार्ध में। तो बच्चा बताइए भारत किस गोलार्ध में स्थित होगा? भारत किस गोलार्ध में स्थित होगा? उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में। पूर्वी गोलार्ध यानी देशांतरीय विस्तार, उत्तरी गोलार्ध यानी अक्षांशीय विस्तार, दोनों मिलाकर क्या हो जाएगा? उत्तरी पूर्वी गोलार्ध। अपने क्वेश्चन पर आइए, देखिए कह रहा है भारत निम्नलिखित में से किस गोलार्ध में स्थित है? भारत निम्नलिखित में से किस गोलार्ध में स्थित है? तो बेटा किस गोलार्ध में स्थित है? उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। भारत किस गोलार्ध में पड़ेगा? उत्तरी पूर्वी। उत्तरी गोलार्ध क्या है भारत का? अक्षांशीय विस्तार। और बच्चे पूर्वी गोलार्ध भारत का क्या है बेटा? देशांतरीय विस्तार है। चलिए
ये रहा आपके सवाल। भारत की जलवायु पर निम्नलिखित में से किसका प्रभाव नहीं है? भारत के जलवायु पर बच्चे निम्नलिखित में से किसका प्रभाव नहीं? मानसून का जी बहुत ज्यादा है। महासागरीय धाराएं, महासागरीय धाराएं जी इनका नहीं है बेटा, महासागरीय धाराओं का नहीं। भूमध्य रेखीय संधियां जी हैं, ये हिंद महासागर अस्तित्व का ये हैं। बच्चे देखिए मैं आपको भारत की जलवायु के बताते हैं। देखिए सामान्यतः अभी आपको केवल अपने एग्जाम के लिए, अभी फिलहाल इस समय में आपको अपने एग्जाम के लिए क्या रखना है बेटा? देखिए भूमध्य रेखा की ओर से जब क्लाइमेट आता है तो कुछ ऐसे आता है, इधर की ओर ये मानसूनी हवाएं कुछ ऐसे आती हैं इस तरह के। तो ये किधर से आ रही हैं? ये भूमध्य रेखा से आ रही हैं मानसूनी हवाएं। इसी को बच्चे कहते हुए आता हुआ मानसून, या इसी को कहते हैं दक्षिण पश्चिम मानसून। कौन सा मानसून? दक्षिण पश्चिम मानसून। बच्चे भारत में आता हुआ मानसून क्या कहलाता है? दक्षिण पश्चिम मानसून कहलाता है। भारत में सबसे अधिक वर्षा इसी से होती है, दक्षिण पश्चिम मानसून से, जो 1 जून को केरल पर आ जाता है और 15 जुलाई तक लगभग उत्तर भारत में आ जाता है। ठीक है, ये है बेटा क्या? दक्षिण पश्चिम मानसून। दक्षिण पश्चिम, दक्षिण की ओर गया, पश्चिम की ओर जा रहा है बेटा। ऊपर जब आप जाएंगे ऊपर, तो यहां बच्चे आपको क्या पड़ जाएगा? हिमालय। यहां बच्चा क्या पड़ जाएगा? हिमालय। और ये बच्चे मानसूनी हवाएं क्या करेंगी? हिमालय से टकरा जाएंगी। और जब ये हिमालय से टकराएंगी बेटा, तो ये फिर वापस आएंगी। तो ये कुछ इस तरह वापस आएंगी, इस तरह। तो जब ये इस तरह वापस आती हैं तो इनको कहते हैं उत्तर पूरब मानसून, उत्तर पूरब मानसून, या फिर लौटता हुआ मानसून। तो ये वाला जो तट है बच्चे, इसका नाम क्या है? कोरोमंडल तट। इसका नाम क्या है? कोरोमंडल तट। तो आपसे पूछेगा उत्तरी पूर्वी मानसून से, इसीलिए बच्चा देखो कोरोमंडल तट। तमिलनाडु में गेहूं की खेती नहीं होती, यहाँ चारों मौसम में किसकी खेती होती है? चावल की। किसकी खेती बच्चे? चावल की, क्योंकि इसे साल में क्या मिलता है? 2 बार वर्षा मिलता है बच्चे। यहीं से एक नदी निकलती है बच्चे, कर्नाटक से। यहाँ पर कर्नाटक से यहाँ एक नदी निकलती है। इस नदी का नाम बेटा क्या है? इस नदी का नाम है बच्चे क्या? कावेरी। अब कावेरी को बच्चा साल में 2 बार वर्षा मिलता है। एक मिलता है दक्षिण पश्चिम मानसून से और एक मिलता है उत्तर पूरब मानसून से। तो कावेरी बेटा कर्नाटक के ब्रह्मगिरी पहाड़ी से निकलती है। कावेरी कर्नाटक के ब्रह्मगिरी पहाड़ी से निकलती है बच्चे। और कावेरी जल विवाद कर्नाटक और तमिलनाडु राज्य के बीच में है। और बच्चा कावेरी की जो सहायक नदियां हैं वो लक्ष्मण तीर्थ हैं, लक्ष्मण तीर्थ हैं, भवानी है, कोयना है। लक्ष्मण तीर्थ, भवानी, कोयला, अमरावती, आकरवती, ये कावेरी की सहायक नदियां हैं। और कहाँ गिर जाती है? बंगाल के खाड़ी में गिर जाती है। कावेरी बेटा इकलौती नदी है जो सदा नीर रहती है। दक्षिण भारत की इकलौती नदी है जो सदा नीर रहती है। और कावेरी को बच्चे कहा जाता है दक्षिण भारत की गंगा। कावेरी को बेटा क्या कहा जाता है? दक्षिण भारत की गंगा। जबकि गोदावरी को क्या कहा जाता है? दक्षिण की गंगा या वृद्ध गंगा। गोदावरी को दक्षिण की गंगा या वृद्ध गंगा। लेकिन बच्चे कह देगा दक्षिण भारत की गंगा, तो दक्षिण भारत की गंगा किसे कहा जाएगा? दक्षिण भारत की गंगा किसे कहा जाएगा? कावेरी को कहा जाएगा। तो क्वेश्चन पर अपने आते हैं। तो इस मानसून का प्रभाव है भूमध्यसागरीय है, हिंद महासागरीय है जी। महासागरीय धाराएं भारत के मानसून को प्रभावित। हाँ एक चीज और बेटा, एक बात आपको और याद रखना है, एक बात इसमें आपको और याद रखना है। क्या? मानसून के बारे में फिलहाल के लिए आपको ये सब जब ज्योग्राफी की फाउंडेशन क्लास चलेंगी तो आपको बहुत डिटेल। अभी बेटा आपको क्या करना है? अपने एग्जाम के लिए पढ़ना है। जब आप इधर आएंगे बेटा, इधर, तो इस वाले एरिया में बच्चे आपको क्या मिलेगा? यहाँ पर भूमध्य सागर। इस वाले एरिया में बच्चे क्या मिलेगा? भूमध्य सागर। और भूमध्य सागर से बेटा जो हवाएं आती हैं, आर्द्रता युक्त जो हवाएं आती हैं, वो कुछ ऐसे आती हैं यहाँ पर। तो जब भूमध्य सागर से यहाँ हवाएं आती हैं तो इनको बोलते हैं बच्चा पछुआ पौने, पश्चिमी विक्षोभ। इनको बोलते हैं बच्चा पश्चिमी विक्षोभ। और जो बच्चा भारत में ठंडियों में वर्षा होती है उत्तर भारत की ओर, ये किससे होती है? ये होती है बच्चा भूमध्य सागर से चलने वाली मानसूनी हवाएं। कौन सा क्या कहलाती हैं? वो पश्चिमी विक्षोभ। तो आपको क्या रखना हुआ है? आता हुआ मानसून क्या कहलाएगा? उत्तर पश्चिम मानसून। क्या कहलाएगा? सॉरी, दक्षिण पश्चिम मानसून।
जाता हुआ मानसून उत्तर पूर्व मानसून। और बच्चे जो ठंडियों में वर्षा करेगा वो क्या कहलाएगा? वो पश्चिमी विक्षोभ कहलाएगा। वो क्या कहलाएगा? पश्चिमी विक्षोभ कहलाएगा। अब अपने सवाल पर आते हैं। ये सवाल है कि भारतीय उपमहाद्वीप मूलतः एक भाग था। किसका भाग था? तो बच्चे एक व्यक्ति हैं, मैं आपको वर्ड बना के दिखाने का प्रयास करता हूं कि भारतीय महाद्वीप किसका था और किसके पीछे कौन सी थ्योरी काम करती है। यहां बेटा एक आपको कॉन्टिनेंट पड़ेगा और ये कॉन्टिनेंट है बेटा क्या? ये कॉन्टिनेंट है बच्चे उत्तरी अमेरिका। और उत्तरी अमेरिका के यहां नीचे जब आप देखेंगे तो यहां पड़ेगा बेटा क्या? दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप। यहां देखेंगे बेटा तो क्या पड़ेगा आपको? अफ्रीका महाद्वीप। यहां पड़ेगा अफ्रीका महाद्वीप। यहां बेटे ये वाले पार्ट में क्या पड़ेगा? ये पड़ेगा बेटा क्या? एशिया। इस वाले एरिया में बच्चे क्या पड़ेगा? एशिया। यहां एक पर्वत पड़ेगा बेटा, यूराल पर्वत। ये यूराल पर्वत क्या करेगा? इधर बनाएगा बेटा क्या? एशिया। और इधर बच्चे क्या बनाएगा? यूरोप। इधर बनाएगा बेटा क्या? यूरोप। और बच्चे यहां कुछ पड़ेगा आपको क्या? ऑस्ट्रेलिया। इस वाले एरिया में क्या पड़ेगा? ऑस्ट्रेलिया। और यहां बेटा क्या पड़ेगा? अंटार्कटिका। एक व्यक्ति है जिनका नाम है वेगनर। वेगनर ने बच्चे एक किताब लिखी, द वर्जिन ऑफ कॉन्टिनेंट एंड ओशन। और उसमें बेटा एक थ्योरी दिया, कॉन्टिनेंटल डेप्थ थ्योरी, महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत। वेगनर ने कहा कि ये सब आपस में बच्चे जुड़े थे, ये सातों के सातों आपस में जुड़े थे। और जब ये आपस में जुड़े थे, ये वेगनर का सिद्धांत है, जब ये आपस में जुड़े थे तब एक ही पार्ट था बेटे, जिसे क्या कहा था इन्होंने? पेंजिया। किसने कहा था बच्चे? पेंजिया। किसने कहा? पेंजिया। किसने कहा? वेगनर ने। पेंजिया ग्रीक भाषा का शब्द है जिसका मतलब होता है 7 महाद्वीप। तो वेगनर के हिसाब से बच्चे ये पहले पूरी दुनिया एक ही पार्ट में थी, जिसे क्या कहा गया था? पेंजिया। जिसे बच्चे क्या कहा गया? पेंजिया। ये पेंजिया बेटे इसके चारों ओर फैला था क्या? पैंथालासा। अब वेगनर ने बताया कि बच्चे इस पर लगा गुरुत्वाकर्षण बल, इधर लगा बेटा क्या? ज्वारीय बल। और इधर क्या लगा बेटा? ज्वारीय बल। और ये पेंजिया क्या हो गया? बीच से टूट गया। और जब ये पेंजिया बीच से टूटा बच्चे तो इसके 2 पार्ट हो गए। एक गया बच्चे ऊपर की ओर, जो क्या कहलाया? अंगारा लैंड। ये क्या कहलाएगा? अंगारा लैंड, पेंजिया का ऊपर भाग। और जो नीचे आया बेटे ये क्या कहलाया? गोंडवाना लैंड। ये क्या कहलाया? गोंडवाना लैंड। अंगारा लैंड का ही नाम है बच्चे लारेंसिया। इसी को लारेंसिया कहा जाता है। इसी को बेटे यूरेशियन प्लेट कहा जाता है। इसी को बच्चा यूरेशियन प्लेट कहा जाता है। और गोंडवाना लैंड को बेटे कहा जाता है इंडिका प्लेट। इंडिका प्लेट। बेटा जब अंगारा लैंड टूटा तो 3 महाद्वीप निकले, नॉर्थ अमेरिका, यूरोप और एशिया। नॉर्थ अमेरिका, यूरोप और एशिया। जब गोंडवाना लैंड टूटा बच्चे तो निकले साउथ अमेरिका, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका। ये बच्चे क्या निकले? महाद्वीप। और बच्चे जब अफ्रीका का विखंडन हुआ तब निकले बच्चे क्या? मेडागास्कर। क्या निकला? मेडागास्कर। और बच्चे क्या निकला? इंडिया। मेडागास्कर और क्या निकला? इंडिया। तो इंडिया किस भाषा का किसका है? इंडिया बच्चा किसका है? ये गोंडवाना लैंड का है। गोंडवाना लैंड जब विखंडित हुआ है तो कितने महाद्वीप निकले हैं? गोंडवाना लैंड से 4 महाद्वीप निकले हैं। कौन कौन सा? दक्षिण अमेरिका, अफ्रीका, अंटार्कटिका और बच्चे क्या? ऑस्ट्रेलिया। जब अंगारा लैंड टूटा है तो कितने महाद्वीप निकले हैं? 3। कौन सा? नॉर्थ अमेरिका, यूरोप और एशिया। तो बच्चे राजनीतिक रूप से एशिया भले भारत एशिया में है भारत, लेकिन भारत का दक्षिण वाला हिस्सा क्या है? ये बच्चे कैसा है? गोंडवाना लैंड का हिस्सा है। अगला सवाल, ये सवाल है आपके सामने, क्या लिखा हुआ है? ठीक से पढ़िएगा और सवाल देखिए। नागा, खासी और गारो। नागा, खासी और गारो। बच्चे इनमें कुछ जनजातियां और जोड़ देते हैं।
मैं आपको पूरी पूर्वोत्तर की जनजातियां बना के दिखाता हूं। देखिए, पूर्वोत्तर के बच्चे अगर आप पहाड़ियां देखेंगे, पूर्वोत्तर की पहाड़ियां, तो पूर्वोत्तर की जब पहाड़ियों का अध्ययन करेंगे आप, तो बेटा यहां एक पहाड़ी मिलेगा और इस पहाड़ी का नाम होगा बेटे कौन सी पहाड़ी? मिर पहाड़ी। मिर पहाड़ी के जब आप ऊपर जाएंगे तो आपको एक पहाड़ी मिलेगा आबोर, और जब आबोर पहाड़ी के बच्चे ऊपर जाएंगे थोड़ा ऊपर अरुणाचल प्रदेश में, तो यहां बच्चे एक पहाड़ी मिलेगा मिसमी। मिसमी पहाड़ी। कौन सी पहाड़ियां? मिसमी पहाड़ियां। मिसमी, मुझे नहीं आपको, मिसमी, मिसमी पहाड़ियां। ये बच्चे मिसमी पहाड़ियां हैं। इसी पहाड़ियों के पास ब्रह्मपुत्र नदी भारत में प्रवेश करती है। यहां बच्चे एक पहाड़ी मिलेगा आपको जिसका नाम होगा पटकाई, पटकाई बुम, पटकाई बुम। और यहां अरुणाचल प्रदेश के बीच में एक पहाड़ी मिलेगा जिसका नाम होगा डाफला। नीचे बच्चे नागालैंड में आएंगे तो एक पहाड़ी मिलेगा नागा पहाड़ी, और नागा पहाड़ी में बेटा एक चोटी मिलेगा सारामाती। और बच्चे ये सारामाती 38-26 मीटर ऊंचा है, और बच्चे ये पूर्वोत्तर भारत की सबसे ऊंची चोटी है। पूर्वोत्तर भारत की सबसे ऊंची चोटी सारामाती है। नीचे जब बच्चे आएंगे तो आपको एक पहाड़ी मिलेगा मणिपुर पहाड़ी, मणिपुर पहाड़ी बेटा। कौन सी पहाड़ी? मणिपुर पहाड़ी। और इसी मणिपुर पहाड़ियों में एक झील मिलेगा आपको, लोक तक झील, जो दुनिया का एकमात्र तैरता हुआ झील है। और बच्चे यहीं पर आपको एक उद्यान मिलेगा कायबुल, कायबुल लामजाओ, कायबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान, जो दुनिया का एकमात्र तैरता हुआ क्या है? राष्ट्रीय उद्यान है। ये बच्चा जो लोटक झील है, ये पूर्वोत्तर भारत की मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है। मणिपुर के नीचे बच्चा जब आएंगे तो आपको एक पहाड़ी मिलेगा मिजो पहाड़ी बेटा, या लूसाई पहाड़ियाँ, मिजो या लूसाई पहाड़ियाँ। और यहाँ आपको एक चोटी मिलेगी जिसका नाम होगा नीला पर्वत बेटे। क्या पर्वत? नीला पर्वत। इसकी हाइट होगी 21-64 मीटर। त्रिपुरा में बेटा एक पहाड़ी मिलेगा आपको, त्रिपुरा पहाड़ी। कौन सी पहाड़ी? त्रिपुरा। और त्रिपुरा पहाड़ी में बेटा एक चोटी मिलेगा बेटलिंग शिव, बेटलिंग शिव। और बेटलिंग शिव बेटा जो हाइट होगी ये 939 मीटर ऊंचा होगी। यहाँ बच्चे गारो खासी जयंतिया, मेघालय में यहाँ मिलेगा बेटा क्या? गारो। यहाँ क्या मिलेगा? खासी। बच्चे यहाँ क्या मिलेगा? जयंतियाँ। यहाँ क्या मिलेगा? जयंतियाँ। और यहाँ असम में बच्चे एक पहाड़ी मिलेगी क्या आपको? मिकिर। यहाँ बच्चे कौन सी पहाड़ी मिलेगी? मिकिर। बच्चे गारो पहाड़ियों में एक चोटी मिलेगा आपको नोक्रेक, नोक्रेक 14-12 मीटर ऊंचा नोक्रेक। ये पूर्वोत्तर भारत की क्या है बच्चे? पहाड़ियाँ हैं। ये पूर्वोत्तर भारत की क्या है? पहाड़ियाँ। फिर से देखिए, मिर, आबोर, मिसमी, पटकाईबुम, डाफला। मिर, आबोर, मिसमी, पटकाईबुम, डाफला। कहाँ? अरुणाचल प्रदेश में। नागा, नागालैंड में। नागालैंड की सबसे ऊंची चोटी सारामाती। मणिपुर की पहाड़ियों में मणिपुर पहाड़ियाँ, मिजोरम में मिजो पहाड़ियाँ। बेटा ये जितनी पहाड़ियाँ हैं ये सब के सब जनजातियों पर हैं। ये जितनी पहाड़ियां हैं सब जनजातियों पर हैं। मिर, आबोर, मिसमी, पटकाईबुम, डाफला जनजातियां अरुणाचल प्रदेश में, नागा जनजातियां बच्चे नागालैंड में, मणि जनजातियां मणिपुर में, मिजो या लुसाई जनजातियां कहां पर? मिजोरम में, तिरु जनजातियां त्रिपुरा में, गारो खासी जयंतियां कहां पर? मेघालय में। और मिकिर बच्चे कहां पर? असम में। इसी में बच्चे यहीं पर इसी मिकिर पहाड़ियों के पास बेटा आपको एक राष्ट्रीय उद्यान मिलेगा क्या? काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान। कौन सा राष्ट्रीय उद्यान? काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान। जो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान जो क्या है? जो बच्चा एक सींग वाले गैंडे के लिए क्या है? प्रसिद्ध है। जो एक सींग वाले गैंडे के लिए बच्चे क्या है? ये प्रसिद्ध है। कौन सा राष्ट्रीय उद्यान? काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान। ध्यान दीजिएगा बच्चे, यहां पर ध्यान दीजिएगा। जो बच्चे लूसाई जनजातियां हैं, जो लूसाई हैं, गारो, खासी और जयंतियां हैं बच्चे, ये मात्रात्मक सत्ता के पक्षधर हैं। यहाँ बेटा विदा होकर आता है डोली के धर, मैं तो चली साजन के घर पिए। ये औरत नहीं गाती है, ये लड़की गाती है। लड़का डोली में विदा होकर आता है, यानी बेटवा क्या है? पराया धन है। कहाँ पर? बिटिया पराया धन नहीं। लुसाई जनजातियों में बेटवा क्या है? पराया धन। बेटा बेटी कर जाएगा। संपत्ति पर अधिकार बेटियों का होता है। इनकी कल्चर की जड़ें इतनी मजबूत होती हैं। इनमें लिंग भेद देखिए आप, मात्रात्मक सत्ता के पक्षधर हैं। और ये जनजातियां किसके हैं? मात्रात्मक सत्ता के पक्षधर हैं। अब जरा ध्यान से देखिएगा, कह रहा नागा
एक चीज़ और बेटा आप याद रख लीजिएगा, जो बच्चे खासी पहाड़ियाँ हैं, खासी पहाड़ियों में ही मेघालय की राजधानी बच्चे शिलांग स्थित है। यहीं पर बच्चे मासिन राम स्थित है और यहीं पर बेटा चेरापूंजी स्थित है। यहीं पर चेरापूंजी, इसी मासिन राम में बच्चा 1000 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होती है, जहां दुनिया में सबसे अधिक क्या होती है, वर्षा। जहां दुनिया में सबसे अधिक क्या होती है, वर्षा, मासिन राम में। तो पूर्वांचल पर्वतमाला में, हिमालय पर्वतमाला में, जास्कर पर्वतमाला में, काराकोरम पर्वतमाला में, तो कौन सी, पूर्वांचल पर्वतमाला में। बच्चे इसे कहते हैं उत्तरी पूर्वी हिमालय। जो मैंने आपको अभी दिखाया ये क्या है, उत्तरी पूर्वी हिमालय। ये बच्चे क्या है, उत्तरी पूर्वी हिमालय। अगला सवाल कह रहा भारत में वर्षा वन पाए जाते हैं। भारत में वर्षा वन पाए जाते हैं। देखिए बच्चा, वर्षा वन कहाँ पाया जाएगा, वर्षा वन बच्चे ज्यादातर पाए जाने की संभावना किस क्षेत्र में होती है, उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में। और ये है बच्चे पश्चिमी घाट। ये कौन सा है, पश्चिमी घाट। देखिए कहीं पर लिखा है पश्चिमी घाट, जी हाँ, पश्चिमी घाट। उत्तरी पूर्वी हिमालय, अभी बच्चे आपने पढ़ा था ये वाला क्षेत्र, ये वाला क्षेत्र बच्चे उत्तरी पूर्वी हिमालय, उत्तरी पूर्वी हिमालय, जस्ट ये वाला क्षेत्र, इसी को बच्चे कहते हैं उत्तरी पूर्वी हिमालय। यही वाला क्षेत्र बच्चे क्या है, उत्तरी पूर्वी हिमालय। और इन्हीं क्षेत्रों में बेटा क्या पाया जाएगा, इन्हीं क्षेत्रों में क्या पाए जाएंगे, वर्षा वन। सही जवाब क्या होगा, उत्तरी पूर्वी हिमालय तथा पश्चिमी घाट में। ध्यान दीजिएगा, पश्चिमी घाट में ही बच्चा भारत में सबसे अधिक क्या पाया जाता है, जैव विविधता। रट्टा मार लीजिए, जैव विविधता। ये सब आपके एग्जाम में सवाल फंसेंगे, एकदम सवाल आपके एग्जाम ओरिएंटेड सवाल ये सब पक्का आएंगे। पढ़ लीजिए, रट्टा मार लीजिए इनको पक्का। एक ध्यान से देखिए, ये रहा अगला सवाल। भाई इतना कीजिए, मास्टर बोल रहा है, ध्यान से देखिए, इतना कीजिएगा, मेरे मेहनत का इतना फल आप दीजिएगा, मेरे लेबर का, मेरे मेहनत का इतना फल दीजिएगा कि आप इनको अपने मित्रों तक, अपने यार दोस्तों तक शेयर कर दीजिएगा। बस गुरु दक्षिणा के नाम पर अगर आप कुछ सीख रहे हैं तो बस इतना ही दे दीजिएगा, ठीक है। बाकी हम तो आपके लिए लगे ही हैं। देखिए आगे क्या लिखा हुआ है, भारत में वर्षा वन पाए जाते हैं। ये तो सवाल बच्चे अभी आप लोगों ने कर लिया। अगला सवाल ये है, कह रहा है भारत लौह अयस्क निर्यात मुख्यतः किस देश को करता है। बेटा भारत लौह अयस्क निर्यात मुख्यतः किस देश को करता है, तो बच्चे आपको लौह अयस्क के लिए एक क्षेत्र याद रखना है। यहीं पर बच्चे कहां पर, कर्नाटक में कुंद्रेमुख। कर्नाटक में बेटा क्या, कुंद्रेमुख। और यहीं पर बच्चे हैं KGF, जिन्हें आप कहते हैं कोलार गोल्ड फील्ड। कोलार गोल्ड फील्ड, दुनिया के सबसे गहरे सोने के खान। बेटा भारत में यहाँ पर बच्चे एक बंदरगाह है, मुर्मुगोवा बंदरगाह। और यहाँ पर बच्चे एक बंदरगाह है कर्नाटक में, न्यू मंगलोर बंदरगाह। आपको सारे बंदरगाह दिखा देते हैं, फिर आपको कुछ कसर नहीं रह जाए, आपके लिए, आपके इस एग्जाम के लिए कोई बात कसर ना रह जाए। देखिए बच्चा, भारत में पहले कुल 13 बड़े बंदरगाह थे, अब बच्चे कितना हो गए हैं, कुल 12। पहले 12 बड़े बंदरगाह थे, अब 13 बड़े बंदरगाह हैं। बच्चा देखिए, एक बंदरगाह आपको मिलेगा कहाँ, गुजरात में। और इस बंदरगाह का नाम बच्चे क्या है, कांडला बंदरगाह। अब इसका नाम कर दिया गया पंडित दीनदयाल उपाध्याय पोर्ट। अब इसका नाम क्या कर दिया गया है, पंडित दीनदयाल उपाध्याय पोर्ट बेटा। और ये बंदरगाह बच्चे वर्तमान में ये क्या है, फ्री ट्रेड जोन है, करमुक्त व्यापार बंदरगाह है, करमुक्त व्यापार बंदरगाह है। यहाँ बच्चे एक बंदरगाह है जिसका नाम है बेटा क्या, इसका नाम है बच्चे बम्बई बंदरगाह। बम्बई बंदरगाह। और ये जो बम्बई बंदरगाह है बच्चे, ये स्थित है बम्बई में कहाँ पर, सालसेट द्वीप पर। किस द्वीप पर, सालसेट द्वीप पर स्थित है। और सालसेट द्वीप पर जो बम्बई बंदरगाह है, यही बेटा भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक और सबसे व्यस्त बंदरगाह है। इस बंदरगाह के भार को कम करने के लिए बंदरगाह बनाया गया है, नहावा सेवा बंदरगाह। और इसी को बच्चे कहा जाता है जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह। ये बच्चे कैसा है, कृत्रिम है। जब बच्चे इसके नीचे आएंगे तो आपको मिलेगा क्या, मुर्मुगोवा।
मुर्मुगोवा बंदरगाह। कौन सा? मुर्मुगोवा बंदरगाह। और यहीं से बच्चे ये मांडवी नदी या ज्वारी नदी के किनारे, ज्वारी नदी तट पर स्थित है, एक ज्वारीय बंदरगाह है। और यहीं से बच्चा जापान को भारत सरकार क्या करता है? लौह अक्ष निर्यात करता है। इसके नीचे बच्चा आएंगे तो यहाँ क्या मिलेगा आपको? न्यू मंगलोर बंदरगाह, न्यू मंगलोर बंदरगाह, न्यू मंगलोर बंदरगाह। यहाँ से बच्चे आएंगे आप तो कौन सा बंदरगाह मिलेगा? केरल में मालाबार तट पर कोचिन बंदरगाह। ये बच्चा भारत का सबसे बड़ा क्या है? शिप यार्ड है। ये भारत का सबसे बड़ा शिप यार्ड है। कौन सा बंदरगाह? कोचिन। इसे बच्चे द क्यून ऑफ अरेबियन सी भी कहा जाता है। यहाँ से भारत सरकार खूब मसाला निर्यात करती है। इसके बाद बच्चे यहाँ आप आएंगे तूतुकोरिन। अब पी चिदम्बरम पोर्ट कर दिया गया है, तूतुकोरिन, तूतुकोरिन। अब बच्चे इसे पी चिदम्बरम पोर्ट कर दिया गया है। कृत्रिम बंदरगाह है, खुला है बच्चे, असुरक्षित बंदरगाह है। यहाँ बच्चे एक बंदरगाह है जिसका नाम बच्चे क्या है? चेन्नई बंदरगाह। बंबई बंदरगाह के बाद भारत का दूसरा सबसे बड़ा व्यापारिक एवं व्यस्त बंदरगाह चेन्नई बंदरगाह है। ये भी कृत्रिम है बच्चा। यहाँ पर एक बंदरगाह है जिसका नाम बेटा एन्नोर बंदरगाह है। ये भी चेन्नई में है। इसे बनाया गया है एबीडी बैंक की सहायता से। एबीडी क्या मतलब है? एशियन एडीबी, एडीबी, एशियन डेवलपमेंट बैंक की सहायता से। बच्चा ये भारत का सबसे बड़ा कंप्यूटराइज बंदरगाह है। और जो नहावा सेवा बंदरगाह है बच्चे, ये भारत का सबसे बड़ा यांत्रिक मशीनों से लेस बंदरगाह है। यांत्रिक मशीनों से लेस बंदरगाह है। ये तीनों के तीनों क्या हैं? कृत्रिम हैं। इसके बाद बच्चे एक बंदरगाह आपको मिलेगा कहाँ पर? विशाखापत्तनम बंदरगाह। विशाखापत्तनम बंदरगाह बच्चे, कौन सा? विशाखापत्तनम बंदरगाह। भारत का सबसे गहरा बंदरगाह विशाखापत्तनम बंदरगाह। ये कहाँ पर बच्चे? आंध्र प्रदेश में। फिर उड़ीसा में चला जाएंगे बच्चे, आपको मिलेगा पारादीप बंदरगाह, कोयला निर्यात के लिए प्रसिद्ध है। इसका पोता सराय बच्चे क्या है? सबसे गहरा है। फिर यहां जाएंगे बच्चे, आपको क्या मिलेगा? कोलकाता बंदरगाह। कोलकाता बंदरगाह बच्चे हुगली नदी के मुहाने पर स्थित है। किस नदी के मुहाने पर? हुगली नदी के मुहाने पर स्थित है। और ये बच्चा जो ये बंदरगाह है कोलकाता बंदरगाह, इसकी सहायता के लिए इससे 60 किलोमीटर दूर एक डायमंड हार्बर बनाया गया है। और बच्चे एक नया बंदरगाह बनाया गया है अंडमान निकोबार में, जिसका नाम क्या है? पोर्ट ब्लियर। जिसका नाम क्या है? पोर्ट ब्लियर। फिर से देखिए, कांडला गुजरात, बॉम्बे बम्बई में, सालसर द्वीप पर, मुर्मुगोवा गोवा में, जवाहर जवाहर, न्यू मंगलोर कर्नाटक, कोचिन केरल, तूतुकोरिन चेन्नई, एन्नोर कहाँ पर? तमिलनाडु में, विशाखापत्तनम आंध्र प्रदेश में, पारादीप उड़ीसा में, कोलकाता कोलकाता में, या हल्दिया बंदरगाह भी इसे कहते हैं। और ये बच्चे क्या है? पोर्ट ब्लियर। कितने कुल बड़े बंदरगाह? 13। कुल कितने बड़े बंदरगाह वर्तमान में? 13। तो जापान को भारत सरकार लोग कहाँ से निर्यात करती है? कांडला मुर्मुगोवा बंदरगाह से। अगला सवाल है, ये सवाल है, कह रहा निम्नलिखित में से किस पतन का परिक्षेत्र सबसे विशाल है? बच्चा अभी बताया था, बॉम्बे। परिक्षेत्र सबसे विशाल है किसका? बॉम्बे का। किसका? बॉम्बे का। कोचिन बच्चे क्या है? भारत का सबसे बड़ा शिप यार्ड बंदरगाह है। बच्चे कांडला से भारत सरकार क्रूड ऑयल खूब निर्यात करती है। किससे बच्चा? अरेबियन कंट्री से क्रूड ऑयल। यहाँ से बच्चे देश के आंतरिक भागों में, देश के आंतरिक भागों में बच्चे क्या पाइपलाइन द्वारा पेट्रोलियम आंतरिक भागों में पहुंचाने के लिए क्या है? व्यवस्था है। और ये एक फ्री ट्रेड जोन बंदरगाह है। विशाखापत्तनम भारत का सबसे गहरा बंदरगाह है। अगला सवाल कह रहा तिब्बत में सांगपो कहलाने वाली नदी, तिब्बत में सांगपो कहलाने वाली नदी कौन सी है? मैं आपको बता दे रहा हूं, पूरी नदी दिखा दे रहा हूं। देखो बच्चा, तिब्बत में एक पर्वत है बेटा जिसका नाम है कैलाश पर्वत। इस कैलाश पर्वत के इधर बेटा एक ग्लेशियर है। इस ग्लेशियर का नाम है चोमो युंगडुंग ग्लेशियर। चोमो कौन सा ग्लेशियर? अजीब सा नाम है, चोमो युंगडुंग ग्लेशियर। इसको कुछ किताबों में आपको आंशिक ग्लेशियर भी मिलेगा। इसी चोमो युंगडुंग ग्लेशियर से, इसी चोमो युंगडुंग ग्लेशियर से एक नदी निकलेगी ऐसे। यहां बेटा एक दर्रा पड़ेगा, यांग याप दर्रा, यांग याप दर्रा। इसी दर्रे के सहारे एक नदी भारत में आ जाएगी जिसका नाम क्या होगा? दिहांग। अरुणाचल प्रदेश में आएगी बच्चे तो ये क्या कहलाएगा? दिहांग। क्या कहलाएगा बच्चे? ये दिहांग। और यहां क्या कहलाएगा बच्चे? सांगपो। सही मायने में इसका नाम पता क्या है? यारलुंग यंगतुंग यंगपुंग यंगतुंग यंगपुंग सांगपो।
तो जब आगे वाला नाम नहीं बोल पाते हैं तो क्या बोलेंगे? सांगपो। फिर से बोल रहा हूं, यारलुंग यंगतुंग यंगपुंग यंगतुंग सांगपो। तो ये बरहमपुर नदी है बच्चा। जब ये अरुणाचल प्रदेश में आएगी तो क्या कहलाएगी? दिहांग। जब अरुणाचल प्रदेश में आएगी तो दिहांग या सियांग। जब असम में जाएगी तो ब्रह्मपुत्र। नाम मैं यहां लिख दे रहा हूं। देखिए तिब्बत में क्या कहलाती है? तिब्बत में बेटा क्या कहलाती है? सांगपो। तिब्बत में सांगपो। अरुणाचल प्रदेश में क्या कहलाएगा? ये अरुणाचल प्रदेश में बच्चे क्या कहलाएगा? अरुणाचल प्रदेश में बेटा ये क्या कहलाएगा? ये कहलाएगा दिहांग या फिर क्या कहलाएगा? सियांग। दिहांग या सियांग कहलाएगा। इसके बाद बच्चा असम में बेटा क्या कहलाएगा? ये असोम में क्या कहलाएगा? ये असोम में बच्चे क्या कहलाएगा? असोम में कहलाएगा ब्रह्मपुत्र। असम में ब्रह्मपुत्र। और बच्चे जैसे ही बांग्लादेश में जाएंगे, बांग्लादेश में जाएंगे तो क्या हो जाएंगे? ये हो जाएंगे बच्चे क्या? जमुना। बांग्लादेश में जाएंगे क्या? जमुना। और गिरने से पहले बच्चे क्या हो जाएगी? ये मेघना। क्या हो जाएगी? ये मेघना। ब्रह्मपुत्र लंबाई कितना बेटा? 2900 किलोमीटर। भारत में कितना बहती है? 916 किलोमीटर। ठीक है, ये है ब्रह्मपुत्र नदी। ठीक है, अगला सवाल कह रहा केरल में मौन घाटी। केरल में मौन घाटी भारत में एकमात्र सदाबहार वन है? नहीं, गलत। में महंगी इमारतें वाली लकड़ियां हैं? नहीं, गलत। पिकनिक के लिए है? नहीं। कह रहा है में पादप तथा प्राणियों की दुर्लभ प्रजातियां पाई जाती हैं। देखिए बच्चा, ये केरल में मौन घाटी है कहां पर है? यहां है बच्चे क्या? ये है नीलगिरी पहाड़ी। ये है नीलगिरी। और बेटा नीलगिरी के नीचे यहां एक पहाड़ी है जिसका नाम है क्या? अन्नामलाई पहाड़ी। कौन सा पहाड़ी बेटा? अन्नामलाई। और नीलगिरी और अन्नामलाई के बीच बेटा यहीं पर एक घाटी है जिसका नाम है क्या? शांत घाटी, साइलेंट वैली। चाहे बच्चे कहे क्या? मौन घाटी, चाहे साइलेंट वैली। असल में यहाँ इतने सघन वन उगाए हैं कि जो जीव हैं बेटा वो अपनी गतिविधियां नहीं कर पाते हैं, तो ये शांत रहता है। तो इसे क्या कहते हैं? शांत घाटी। शांत घाटी। तो शांत घाटी कहां पर है बच्चा? ये केरल में है। तो इसमें दुर्लभ प्रजातियां पाई जाती हैं। आगे कह रहा निम्नलिखित में से किस नदी का मुहाना एक्सुरी बनाता है? देखिए चर्चा करते हैं इस पर विस्तृत। देखिए फिर आपको आपके एग्जाम के लिए ज्योग्राफी पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगा फिलहाल। देखिए बेटा कौन कौन सी नदी बेटा अरब सागर में गिरती हैं? तो एक बच्चा नदी है जिसका नाम नर्मदा, अरब सागर में गिरेगी। कहां पर? खंभात के खाड़ी में। और अरब सागर में गिरने वाली नदियां क्या बनाएंगी? प्रायद्वीपीय भारत की ओर से एक्सुरी बच्चे, नर्मदा। एक बेटा बच्चे क्या है? तापी। तापी भी कहां गिरेगी? खंभात के खाड़ी में। एक बेटा नदी क्या है? माही। यही माही नदी बेटा कर्क रेखा को क्या करती है? 2 बार काटती है। ये भी कहां गिरेगी बेटा? खंभात के खाड़ी में। माही के बाद बच्चे एक नदी क्या है? साबरमती। साबरमती। और ये साबरमती ये भी कहां गिरेगी बेटा? खंभात के खाड़ी में। ये भी खंभात के खाड़ी में गिरेगी। साबरमती के अलावा बच्चे गुजरात में 2 नदियां और हैं। एक है बेटा भदर और एक बेटा क्या है? सतरंजी। सतरंजी ये भी कहाँ गिरती हैं? खंभात के खाड़ी में। ये भी बच्चे कहाँ गिरेंगी? खंभात के खाड़ी में। याद कीजिए। और जितनी नदियां खंभात के खाड़ी में गिरेंगी सब क्या बनाएंगी? एस्चुरी। एक नदी बच्चे क्या है? पोनानी। पोनानी इसका एक नाम और है बेटा भारत पूजा। पोनानी या भारत पूजा ये भी बच्चे गिरेगी कहाँ? बेम्बनाद झील अरब सागर में। बेम्बनाद झील अरब सागर में। एक नदी और है बच्चे पेरियार। पेरियार ये भी बच्चे कहाँ गिरेगी? ये गिरेगी बेम्बनाद झील अरब सागर में। और ये सारी नदियां बच्चे क्या बनाएंगी? एक्सुरी। ये सारी नदियां क्या बनाएंगी? एक्सुरी। एक्सुरी को हिंदी में बच्चे कहते हैं क्या? ज्वार नद मुख। एस्चुरी को बच्चे क्या कहते हैं हिंदी में? ज्वार नद मुख। जब नदियां पढ़ेंगे तो हाल इनका उद्गम बता देते हैं। अमर कंटक,
धूपगढ़, माही, मेहद झील, साबरमती अरावली में उदयपुर जिले से, भादर बच्चा गिर पहाड़ी से, पोरबंदर में बहने के बाद कहाँ गिरेगी? अरब सागर में। सतरंजी बच्चा गिर पहाड़ी से कहाँ गिरेगी? अरब सागर में। पोनानी ये बच्चा अन्नामलाई से पहाड़ी से निकलेगी, कहाँ गिरेगी? वेम्बनाथ झील में। बच्चा पोनानी या भारत पूजा ये बच्चा केरल की सबसे बड़ी नदी है, केरल की सबसे बड़ी नदी है, ये केरल की सबसे बड़ी नदी है। पेरियार बेटा केरल की सबसे लंबी नदी है, कहाँ से निकलेगी? अन्नामलाई पहाड़ी से। कहाँ गिरेगी? ये भी गिरेगी बच्चे कहाँ पर? ये गिरेगी कहाँ पर? वेम्बनाथ झील में, ये गिरेगी वेम्बनाथ झील में। अगला सवाल ये है, ये सारे सवाल इंपॉर्टेंट हैं, ये सब आपके एग्जाम ओरिएंटेड सवाल हैं। ये वो सवाल हैं जो मास्टर आपको पढ़ाता नहीं है, ये सब वो सवाल हैं जो आपके एग्जाम में आने हैं। ठीक है, देखिए ज्योग्राफी से सवाल अगर आया तो इनमें से जो मैंने व्याख्या किया है इसके आसपास से ही सवाल आएगा। एकदम किसी कोई भी पेपर दीजिएगा, अगर ज्योग्राफी से सवाल पूछा भारतीय भूगोल से तो मेरे पढ़ाए हुए सवाल आपके एग्जाम में छपेंगे। देखिए निम्नलिखित में से किसको सूर्य की ऊर्ध्वाधर किरणें कभी नहीं मिलती? देखिए बच्चा, आइए इसको लेकर चर्चा। देखिए किसे नहीं मिलेंगी? देखिए बच्चा, ये है बेटा भूमध्य रेखा, ये है बेटा कर्क रेखा, ये है बच्चा मकर रेखा। सूर्य की किरणें बेटा, सूर्य की किरणें 21 मार्च को बेटा भूमध्य रेखा पर होती हैं, 21 जून को बेटा कर्क रेखा पर होती हैं, 23 सितंबर को बच्चे फिर से 23 सितंबर को फिर भूमध्य रेखा पर होती हैं, और बच्चे 22 दिसंबर को ये मकर रेखा पर होती हैं। ये बच्चे कौन सी रेखा है? कर्क रेखा। ये बेटा कौन सी रेखा? ये मकर रेखा। समझ रहे हो? मकर रेखा है। ठीक है, अब ध्यान सुनो, 21 जून 22 मार्च। आगे आप देखिए कि कर्क रेखा के ऊपर सूर्य नहीं गया, 21 जून को बच्चे सूर्य का दक्षिणायन हो गया, और 21 मार्च और 23 सितंबर को सूर्य की किरणें भूमध्य रेखा पर सीधा लंबवत चमकती हैं। बेटा इसी स्थिति को विषुव बोलते हैं, जब पृथ्वी पर दिन और रात क्या हो? बराबर। ठीक से देखिए, उत्तरी गोलार्ध में बेटा सूर्य कब से कब तक है? उत्तरी गोलार्ध में बेटा सूर्य कब से कब तक है? 21 मार्च से कब तक? 23 सितंबर तक। तो बच्चे ये उत्तरी गोलार्ध में ध्रुवों पर 6 महीने का दिन होता है, और दक्षिणी गोलार्ध में सूर्य कब से है? 23 सितंबर से 21 मार्च तक। दक्षिणी गोलार्ध में कब तक है? 23 सितंबर से बेटा 21 मार्च तक। तो 6 महीना ध्रुवों पे क्या होगा? दिन। अब ध्यान से देखिए, सूर्य की किरणें वर्ष भर सीधा पड़ेंगी किस क्षेत्र में? कर्क रेखा के दक्षिण और मकर रेखा के उत्तर। तो यहां तो सीधा लंबवत पड़ेगा बच्चे, इसके ऊपर जाओगे तो सूर्य की किरणें कैसी पड़ेंगी? तिरछा। और हम सब जानते हैं ये है भारत क्या? कर्क रेखा। तो अब सवाल पर देखिए, अगर आप भारत को देखिएगा तो आपको कैसे दिखाई देगा? ऐसे दिखाई देगा, ये ऐसे दिखाई देगा। ये है कर्क रेखा, तो ये ऊपर वाले पार्ट पर सूर्य की किरणें क्या पड़ेंगी बेटा? तिरछा पड़ेंगी। 21 जून को उत्तरी गोलार्ध में बड़ा दिन, और 22 दिसंबर को दक्षिणी गोलार्ध में बड़ा दिन। ठीक है, चलिए, तो सही जवाब चेन्नई जी होगा, ये होगा, मुंबई होगा, क्योंकि ये सब कर्क रेखा के क्या नीचे कहाँ नहीं पड़ेंगी? ऊर्ध्वाधर श्रीनगर में। कहाँ नहीं पड़ेंगी ऊर्ध्वाधर? श्रीनगर में। अगला सवाल, भारत की ये बच्चा अभी आपको पढ़ा चुका हूं, बता चुका हूं। भारत की वृद्धगंगा कही जाती है। वृद्धगंगा क्या कही जाती है? गोदावरी। इसे क्या कहते हैं? दक्षिण की गंगा। प्रायद्वीपीय भारत की क्या है? सबसे बड़ी नदी। कावेरी को क्या कहते हैं? दक्षिण भारत की गंगा। कावेरी को क्या कहते हैं? दक्षिण भारत की गंगा। सही जवाब क्या होगा? गोदावरी। अगला सवाल कह रहा, प्रायद्वीपीय भारत की कौन सी नदी है जो अरब सागर में नहीं गिरती है? बेटा अभी बताया आपको, पूरी नदियां बता दिया अरब सागर में गिरने वाली। समानता टीचर आपको क्या पढ़ाएंगे? कहेंगे समानता नदियां अरब सागर में गिरती हैं, लेकिन समानता के अलावा भी नदियां गिरती हैं बच्चे। साबरमती, माही, नर्मदा और ताप्ती। साबरमती, माही, नर्मदा और ताप्ती ये तो गिरती ही गिरती हैं। इनके अलावा भादर पूजा, सतरंजी, पोनानी और पेरियार भी कहाँ गिरती हैं? अरब सागर में। तो पेरियार गिरती है अरब सागर में, जी हाँ।
नर्मदा गिरती है, भारत की सबसे बड़ी भ्रंश बनाने वाली नदी गिरती है। ताप्ती गिरती है। नर्मदा किन दो श्रेणियों के मध्य बहती है, ये पहले पढ़ चुके हैं आप, विंध्य श्रेणियां और सतपुड़ा। और ताप्ती किसके बीच बहती है, सतपुड़ा और अजंता के मध्य। ताप्ती किसके बीच, सतपुड़ा और अजंता के मध्य। कावेरी बच्चे कहाँ गिरती है, कावेरी बच्चे गिरती है बंगाल के खाड़ी में। कावेरी कहाँ से निकलती है बच्चे, कहाँ से, बरमगिरी पहाड़ी से। कावेरी कहाँ से निकलती है, बरमगिरी पहाड़ी से निकलती है। सही जवाब क्या होगा, कावेरी। ये अरब सागर में नहीं गिरती है। आगे, अभी पूर्वोत्तर की पहाड़ियां पढ़ाते वक्त ये सवाल बेटा करा चुका हूं, उत्तर आपको मिल जाना चाहिए। अगर आपने क्लास ठीक से देख रहे हैं आप तो उत्तर मिल जाना चाहिए बच्चे। देखिए मिल गया होगा उत्तर आपको। कह रहा लोटक झील जिस पर जल विद्युत परियोजना का निर्माण किया गया है किस राज्य में है, मणिपुर में है। ये झीलिया बच्चा का है, लोटक झीलिया दुनिया का एकमात्र तैरता हुआ झील है। कैसा झील है ये, दुनिया का एकमात्र तैरता हुआ झील है। कौन झीलिया, लोटक झील। पूर्वोत्तर भारत की बच्चे क्या है, सबसे बड़ी झील है ये है। लोटक झील की आपको विशेषता दिखाते हैं बच्चा। लोटक झील पर बच्चा तैरते हुए शैवाल के द्वीप पाए जाते हैं। ये तैरते हुए शैवाल के जो द्वीप पाए जाते हैं लोटक झील पर बच्चा, इन्हें कहते हैं स्थानीय भाषा में फुमदिस। तो झील कोई कैसे तैर सकता है, वो संभव है? झील कैसे कोई तैर पाएगा, तैरेगा झिलिया ऐसे तैरे नहीं, झिलिया नहीं तैरता। मास्टर साहब बताए नहीं, झिलिया नहीं तैरता। इस झील पर ये जो शैवाल के द्वीप पाए जाते हैं ये तैरते हैं। और इन्हीं द्वीपों पर फिर ऐसे घर बना हुआ है। भगवान अगर बैंड बाजा आपकी बजाएं तो आप जाइए यहाँ पर, और तू और फिर फलाने और फलानी, नीचे शैवाल के गद्दे, चारों तरफ पानी और एक घर और तैरते हुए शैवाल के द्वीप। ओहो, लोकेशन सोच लिया, चला मस्त रहा। ठीक, ये देखो ये घूम रही हैं, ये शैवाल के द्वीप पर मुस्कुराता हुआ चेहरा इनको देख लो। जिंदगी मजा, नौकरी वोकरी ले लो बेटा, हुआ ऐसे जाके घूमा मजा लिया जिंदगी के। ठीक है, ना मिली तो फिर हम दो हमारे 12 ले। जनसंख्या विस्फोट के कारण तुम बेरोजगार आदमी करोगे क्या बैठकर, यही करोगे। ठीक है, तो पढ़िए, नौकरी लीजिए। दुनिया बहुत खूबसूरत है और बहुत ही खूबसूरत स्थान है जिनको आप देखिए। उसी कमरे में मर जाना, 10 बाई 10 के कमरे में जिंदगी कब तक बना दो, अशोक स्तंभ बना दिए हो। बाहर निकलो यार, उस 10 बाई 10 के कमरे से बाहर निकलो, पढ़ो और एग्जाम को दुश्मन मान लो। जब तक तो का तोड़ेंगे नहीं तब तक तो का छोड़ेंगे नहीं। तोड़ो और तोड़ के बाहर निकलो। और 10 बाई 10 के कमरे में वही दाल चावल, संझा का शाम को वही सब्जी रोटी, सुबह वही दाल चावल, लहसुन के साथ छौक छौक के जिंदगी बिताया। बाहर निकलो बच्चे वहां से, उस दुनिया से बाहर निकलें। दुनिया और भी है, लिमिटेड समय तय कीजिए, उन लिमिटेड समय में पढ़ाई कीजिए और बाहर जाइए, घर जाइए, आपका कोई इंतजार कर रहा है। ऐसा ना हो कि सामने वाला गाना गाए कितनी करवा चौथ, ऐसा ना हो तू ना आए डोली और कोई ले जाए, फिर लेट हो जाएगा बेटा। पढ़ लो, अब से करवा चौथ बीत गया, अगला करवा चौथ में चलनी में मुंह तुम्हारा देखे, कुछ ऐसा करो, पढ़ लो बेटा। हुआ नहीं फिर वही गाना गाओगे, उधर सामने वाला गाना गाएगा कि मुझे पता था कि मुकद्दर में मेरे नहीं है खुशियां। मैं आप लोग की जिंदगी पर एक बात कि मुझे पता था, एक लड़का लड़की जब होते हैं तो कुछ दिन बाद जब आप रहेंगे ना तो कुछ दिन बाद उधर से आपसे एक नोटिस आएगा, क्या कि आज शादी की बात हुई है घर में, आज शादी की बात हुई है घर में। अब बताओ तुम हमारे मोहब्बत को छुपाओगे तो कैसे? तुम तो इकरारे मोहब्बत ही ना कर सके, तुम तो इकरारे मोहब्बत ही ना कर सके, हमारा अपने घर वालों को बताओगे तो कैसे? अब लड़का क्या काम करेगा, कुछ समझा के लड़की को भेज देगा। अब अभी शादी की बात हुई थी, अब कुछ दिन बाद लड़की दौड़ते हुए फिर आएगी, कहेगी मैं जानती थी मुकद्दर में मेरे नहीं है खुशियां, मैं जानती थी मुकद्दर में मेरे नहीं है खुशियां। अब नए हम सफ़र को दिल में बसाऊंगी तो कैसे, ये गजरा ये फूलों में काजल सजाऊंगी तो कैसे, कोई ऐरा गहरा आएगा ले जाएगा मुझको, अपने हाथों से डोली में बिठाओगे तो कैसे, नए हम सफ़र को मैं दिल में बसाऊंगी तो कैसे, बसाऊंगी तो कैसे। बसाने मत देना, छीन लेना भैया।
छीनोगे कहां से? नौकरी। जब मिलेगी क्या? जॉब। लड़ो, उनके लिए लड़ो जो तुम्हारे लिए इंतजार कर रहे हैं। सही झील क्या है? तो इसका सही जवाब क्या बच्चे? मणिपुर। आगे कह रहा पश्चिम दिशा में, सवाल शायद करा चुका हूं, आपको जवाब मिल गया होगा। पश्चिम दिशा में अरब सागर में बहने वाली नदी कौन सी है? पश्चिम दिशा में अरब सागर में बहने वाली नदी बेटा कौन सा है? अभी पढ़ा था आपने। अरब सागर में, पश्चिम दिशा में अरब सागर की ओर बहने वाली नदी कौन सी है? अब ये सवाल आप गलती कर देंगे। कह रहा पश्चिम दिशा में अरब सागर की ओर से। अब कुछ लड़के क्या करेंगे, एग्जाम में देखी नहीं, जैसे अरब सागर दिखा मार आए नर्मदा, एक नंबर जोड़े हैं, एक नंबर जोड़ लिया। अब तो एक नंबर जोड़े बैठा है, जोड़ लिया। जब आंसर किया गया तब तुम्हें दिमाग में ना, तब जाओगे कोर्ट, ना अपना नौकरी लेने दोगे ना दूसरे को लेने दोगे, तो कोर्ट तुम्हें फिर समझाएगा फलाने ये देखो काव कहत है। बच्चे देखो ये क्या कह रहा है, ये कह रहा पश्चिम की ओर बहने वाली नदी, पश्चिम की ओर, पश्चिम की ओर से, पश्चिम की ओर बहने के लिए नहीं कह रहा है। मतलब ये कि पश्चिम की ओर से, अरब सागर की ओर से कौन बह रहा है? अरब सागर की ओर नहीं बह रहा है, की नहीं कह रहा है, अरब सागर की ओर से कह रहा है। तो अरब सागर की ओर से कौन सी नदी बहेगी? कावेरी। कौन सी नदी? कावेरी। बच्चे क्या, और ये कहां बहेगा? ये अरब सागर की ओर बहती है, और ये अरब सागर की ओर से बहती है। तो अरब सागर की ओर से कौन से? गोदावरी, कृष्णा, कावेरी। गोदावरी, कृष्णा और कावेरी। देखिए अगला सवाल, ये है बच्चे क्या सवाल आपके सामने। मैकाल पर्वत, मैकाल पर्वत किस राज्य में स्थित है? आइए आपको पूरा राज्य ही दिखा देते हैं। देखिए मैकाल पर्वत, यहां देखिए, ये देखिए बेटा, ये है एक राज्य जिसे आप जानते हैं टाइगर स्टेट के नाम से। ये है टाइगर स्टेट, और इस टाइगर स्टेट में बेटा यहां से आप फैला दीजिए क्या? एक श्रेणी। इस श्रेणी का नाम बच्चे क्या फैला दीजिए आप? विंध्यन श्रेणियां। और यहां बच्चे एक श्रेणी फैला दीजिए जिसका नाम क्या है? सतपुड़ा श्रेणियां। इसको थोड़ा छोटा कर लेते हैं, लंबा थोड़ा ज्यादा हो गया, स्पेस कम हो गया। चलिए देखिए, यहां पर बच्चे आपको पर्वत मिलेंगे। यहां मिलेगा बेटा क्या? आपको एक श्रेणी जिसका नाम क्या पड़ेगा? विंध्यन श्रेणियां। ये बच्चे क्या पढ़ेंगी? विंध्य श्रेणी। यहां बच्चे क्या पड़ेगा? कैमूर श्रेणी, भांडेर, सॉरी, यहां पड़ेगा बच्चे क्या? भांडेर। यहां पड़ेगा बच्चे क्या? भांडेर। और यहां बच्चे क्या पड़ेगा? कैमूर। यहां क्या पड़ेगा बेटा? कैमूर पहाड़ी। इसी कैमूर पहाड़ी से बेटा एक नदी निकलती है जिसका नाम कर्मनासा है, और ये बच्चे कर्मनासा भारत की शोक कही जाती है, जो बिहार और उत्तर प्रदेश की क्या बनाती है? सीमा बनाती है। यहाँ बच्चे एक नदी निकलेगी, यहाँ एक पहाड़ी निकलेगी क्या? सतपुड़ा। यहाँ एक पहाड़ी बेटा क्या? सतपुड़ा। यहाँ बच्चे एक पहाड़ी क्या? महादेव। यहाँ बच्चे एक पहाड़ी है महादेव, और यहाँ बच्चे एक पहाड़ी है जिसका नाम क्या है? मैकाल। और बच्चे इन्हीं के बीच एक बहुत खूबसूरत स्थान स्थित है जिसका नाम क्या है? पंचमढ़ी। क्या नाम है बेटा इसका? पंचमढ़ी नाम है। क्या नाम है इसका? पंचमढ़ी। और यही मैकाल पर्वत श्रेणियों की सबसे ऊंची चोटी क्या है बेटा? अमरकंटक है। और बच्चा महादेव पहाड़ियों की बेटा सबसे ऊंची चोटी क्या है? धूपगढ़ है। धूपगढ़ है। और ये 1350 मीटर क्या है बच्चे? ऊंचा, जो सतपुड़ा श्रेणियों की सबसे ऊंची चोटी है, जो सतपुड़ा श्रेणियों की सबसे ऊंची चोटी है। अब अपने सवाल पे आ जाते हैं। देखिए मैकाल पर्वत श्रेणियां किस राज्य में है? किस राज्य में है? उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान। कहाँ पर है मैकाल पर्वत श्रेणियां? किस राज्य में है? उत्तर प्रदेश नहीं, राजस्थान नहीं, बिहार नहीं। कहाँ पर है ये? छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की सीमा के पास में है। आगे यहाँ नल्लामाला, ये बच्चा आपको कल वाले, अगर जिन बच्चों ने कल का क्लास नहीं देखा है वो इससे पहले वाली क्लास देख लें। यहाँ बच्चे बताया था आपको। नल्लामाला कहाँ है बेटा? ये आंध्र प्रदेश में है। आंध्र प्रदेश में आपको पहाड़ियाँ बताया था, कौन सा? नल्लामाला, नल्लामाला। और क्या बताया था आंध्र प्रदेश में बेटा? बैलीकोंडा। कौन सा कोंडा? बैलीकोंडा। कौन सा बेटा हुआ? बैलीकोंडा। बैलीकोंडा के नीचे क्या बेटा? पालीकोंडा। कौन सा? पालीकोंडा। बौराहा लोग देखो इधर ठीक से, इधर वैलीकोंडा। बैलीकोंडा के बाद बेचा क्या? नागरी। नागरी पहाड़ियाँ। कौन सी पहाड़ियाँ? नागरी। ये कहाँ है? आंध्र प्रदेश में। ये कहाँ है? आंध्र प्रदेश में। सही जवाब क्या होगा? आंध्र प्रदेश। चलिए अगला सवाल,
ये शायद आज के सीट का अंतिम सवाल है। तो उम्मीद है लगभग ज्योग्राफी की सारी चीज़ें क्या हो चुकी हैं, कवर हो चुकी हैं। एक टॉपिक मैं और कोशिश करूंगा आपके लिए ज्योग्राफी के लिए, जिनमें स्पेशली परिवहन और खनिज दिया होगा, और फिर इंडियन ज्योग्राफी कंप्लीट कर कर आपको पढ़ाऊंगा। मैं आपके लिए जो सीट लेकर आऊँगा वो लेकर आऊँगा बच्चे, क्या वो लेकर आएंगा मैं पॉलिटी या फिर हिस्ट्री, और इसके बाद इकोनॉमी, और इकोनॉमी के बाद हो सकेगा तो एक क्लास वर्ल्ड ज्योग्राफी पे मैं क्वेश्चन छांट लूँगा, वो करा दूंगा आपको। और फिर हम लोग पढ़ लेंगे क्या, विविध दुनिया की राजधानियाँ, मुद्रा, खेल, ये सब पढ़ लेंगे, और जीडी, यूपीपी और बीडीओ का सिलेबस आपका क्या हो जाएगा, कवर हो जाएगा। और अगर आपकी हमारी किस्मत अच्छी रही तो एग्जाम में छप जाएगा पक्का। ठीक है, तब तक के लिए अपना हमेशा की तरह अपना और अपनों का खूब ख्याल रखें, स्वस्थ रहें, खूब अच्छे से पढ़ाई करो, और नौकरी लो, निकलो यहाँ से। धन्यवाद।